नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज साइंस की हमारी क्लास नंबर 19 है और एक नया टॉपिक जो है आज अपने स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो साइंस का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो यही टॉपिक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेंगे कि जैसे जनरली हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स हाइट में अच्छे हैं और वो बच्चे भी हाइट के अंदर क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? और कुछ ऐसे चीज़ें कि पेरेंट्स जो है हाइट में अच्छे हैं लेकिन फिर भी बच्चे जो है बोने होते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? उन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर आएगी। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और एग्जाम्पल ऐसे ऐसे इसके अंदर साथ में दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में इसमें जो प्रश्न बनेगा वो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन बनता है अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि आनुवांशिकता होता क्या है, और उसके बाद में समझेंगे मेंडल के नियम क्या होते हैं, जो कि आपने 10वीं क्लास के अंदर आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो क्यों किया था, किस कारण से किया था, उसके बारे में आज की क्लास के अंदर अपना पूरा का पूरा पोर्शन समझेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जैव विकास और मनुष्य में लिंग निर्धारण से संबंधित टॉपिक जो है इसके ऊपर आएगा। और फिलहाल हम चलते हैं आनुवांशिकता के ऊपर। तो देखो आनुवांशिकी शब्द क्या है। देखो एक शब्द होता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब जो पिछली पीढ़ी से अगले पीढ़ी के अंदर गुणों का जाना अपना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। अब आनुवांशिकता को समझने के लिए अपने को कुछ जो है बेसिक शब्द की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके हिंदी के अंदर अलग अलग शब्द होते हैं, उनका अलग अलग मतलब पता होना चाहिए। जैसे गद्यांश होता है, पद्यांश होता है। अगर गद्यांश का मतलब ही नहीं पता होगा तो आगे गद्यांश में क्या होता है वो अपने कैसे समझेंगे। वैसे ही साइंस के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म होती है जिन शब्दों का अपने को मतलब समझ में आना जरूरी है। देखो ये शब्द जो है अपने को याद नहीं करने, सिर्फ इतना याद करना है कि देख के अपने उसका अर्थ समझ जाए। ठीक है, तो देखो आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली। ठीक है, अब देखो मेंडल द्वारा किए गए आनुवांशिकी से संबंधित प्रयोग। तो देखो सबसे पहले तो मेंडल के बारे में समझते हैं। देखो मेंडल मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधों पे किया था। ठीक है, अब मटर के पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है ये अपने को याद करना पड़ेगा, पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब देखो मेंडल क्या था, एक मंदिर के अंदर पुजारी था। तो मेंडल ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और वहां पर जो पुजारी थे तो वहां पर उसने क्या किया, एक मटर के पौधे उगाए और मटर के पौधे पर उसने अलग अलग प्रयोग करके देखे। अब सबसे बड़ी बात कि उसने मटर के पौधे ही क्यों चुने, क्योंकि मटर के पौधे जो होते हैं वो एक साल के अंदर 2-3 फसल जो है वो दे देते हैं और हाइट के अंदर कम होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इसके ऊपर कई गुणों का एक साथ में अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने क्या चुना, मटर के पौधों को चुना। देखो पेपर में ये प्रश्न आ जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही प्रयोग के लिए क्यों चुना, क्योंकि ये हाइट के अंदर छोटे होते हैं, कम समय के अंदर पूरी की पूरी एक फसल दे देते हैं। तो साल के अंदर 2-3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। लेटर सपोज कोई पीपल का पेड़ ले लेते तो पूरी जिंदगी के अंदर प्रयोग ही करते रहते, लेकिन पूरा एक प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए क्या लिया, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। ठीक है, अब देखो आगे। देखो प्रयोग तथा उनके आधार पर प्रतिपादित आनुवांशिकता के नियम। तो अभी पूछ ले कि आनुवांशिकता का नियम किसने दिया, तो मेंडल ने दिया। किस पौधे पर दिया? मटर के पौधे पर दिया। मटर के पौधे को का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम, वो क्या होता है, वो होता है अपना पाइसम सेटाइवम। और मटर के पौधों को ही क्यों चुना, क्योंकि वो जो होते हैं कम समय के अंदर अधिक जो है वो फसल देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, जो मेंडल के प्रयोग थे उनको बोलते हैं मेंडलवाद। ठीक है, तो मेंडलवाद को समझाने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। अब ये तकनीकी शब्द देखो क्या है। सबसे पहले शब्द आता है जीन। ठीक है, अब जीन क्या होता है, देखो सजीवों में प्रत्येक लक्षण किसी कारण या युग्म द्वारा नियंत्रित होता है। देखो जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब इन 46 गुणसूत्र का भी विभाजन होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र,
और एलिंग गुणसूत्र। ठीक है, अब देखो टोटल 46 गुणसूत्र है। 46 गुणसूत्र है, इसका मतलब कितने जोड़े हो जाएंगे? 23 जोड़े, 23 जोड़े यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 23 जोड़े जो है, देखो 46 कैसे बंटे होते हैं? 46 होते हैं इस तरीके से, 44 प्लस एक्स वाई या फिर 44 प्लस एक्स एक्स। अब देखो ये क्या होते हैं? ये जो 44 गुणसूत्र है ना, ये है अपने एलिंग गुणसूत्र, और जो लिंग गुणसूत्र है वो कितने हैं? 2 गुणसूत्र। ठीक है, अब 2 गुणसूत्र है तो मैं कह सकता हूं कि एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, और कितने? 22 जोड़े एलिंग गुणसूत्र है। अब हमने शब्द लिंग गुणसूत्र, एलिंग गुणसूत्र शब्द तो देख लिया, लेकिन वास्तव में इस शब्द का मतलब क्या है? ये 2 ही क्यों है और ये 22 ही क्यों है? देखो इसका रीजन क्या है। देखो लिंग गुणसूत्र मतलब कि ये क्या करेंगे? ये लिंग निर्धारण का काम करेंगे। मतलब कि जो रिजल्ट देने वाला है कि मेल है या बच्चा फीमेल है, ये कौन देगा? ये जो रिजल्ट देगा वो देगा लिंग गुणसूत्र। मतलब कि सब कुछ जो है लिंग निर्धारण का, वो इस एक जोड़े के ऊपर निर्भर करता है। अब ये एलिंग गुणसूत्र कितने हैं? ये अपने 44 है, या फिर हम कह सकते हैं 22 जोड़े हैं। अब इस एलिंग गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो संतान होने वाली है वो हाइट में लंबी होगी या हाइट में बोनी होगी, उसकी आंखें नीली होगी, काली होगी, ये जो सब चीजें जो है, स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब जो चीजें हैं वो कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है एलिंग गुणसूत्र। तो देखो यहां पर यही शब्द लिखा हुआ है कि प्रत्येक लक्षण किसी ना किसी युग्म द्वारा, अब उस युग्म को ही क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। मतलब कि जो लक्षणों का निर्धारण करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं जीन। अर्थात वह युग्म जो लक्षणों को नियंत्रित करता है जीन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 44 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र क्या है? लंबी हाइट का है। ठीक है, लंबी हाइट का है, तो मतलब वो कौन, अगर पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि अच्छी हाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, लिंग गुणसूत्र या एलिंग गुणसूत्र, तो हमारा क्या हो जाएगा? एलिंग गुणसूत्र। ठीक है, अब प्रत्येक लक्षण को कौन निर्धारित करता है? एक जीन जो होता है वो निर्धारित करता है। ठीक है, तो जीन का मतलब यहां पर हम समझ गए कि लक्षण को निर्धारित करने वाला, अगली पीढ़ी के अंदर किसी भी गुण को ले जाने वाला कौन होता है? वो अपना होता है जीन होता है। ठीक है, अब ये क्या है? अपने को खाली इसका मतलब समझना, इसकी परिभाषा याद करने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो संजीन या जीनोम, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम एक बार के लिए इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है? केंद्रक प्रारूप। ठीक है, देखो एक केंद्रक का मतलब क्या होता है? हर घर का एक हेड होता है, हर स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, उसी तरीके से कोशिकाओं के समूह का हेड कौन होता है? वो अपना केंद्रक होता है। ठीक है, अब केंद्रक प्रारूप क्या है, इस चीज को अपने समझते हैं। किसी जंतु या पादप में द्विगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय। अब देखो साइंस की लैंग्वेज काफी ज्यादा यहाँ पर हार्ड लग रही है। ठीक है, लेकिन अब इसका मैं मतलब बताता हूँ। देखो द्विगुणित, मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक गुणसूत्र एक जोड़े के रूप में रहता है। 44 प्लस एक्स एक्स या फिर 44 प्लस एक्स वाई, जोड़े कितने? 22। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाएंगे। भाई जोड़े के अंदर है, इसका मतलब वो द्विगुणित है। तो देखो किसी जंतु या पादप में द्विगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं? उसका केंद्रक प्रारूप कहते हैं। द्विगुणित जो होंगे वो उसके केंद्रक प्रारूप। तो यहाँ पर केंद्रक प्रारूप कितना हो जाएगा? यहाँ पर 22 जो है वो केंद्रक प्रारूप के अंदर है। अब देखो थोड़ी अदर जानकारी ले लेते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र है, और किस किस के अंदर गुणसूत्र होते हैं? हर इंसान के अंदर और हर पौधे के अंदर गुणसूत्र होते हैं। जैसे प्याज होता है, प्याज के अंदर कितने हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र है? मतलब 8 जोड़ी इसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 8 जोड़ी इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। देखो इनके केंद्रक प्रारूप में समजात गुणसूत्र कितने हैं? 23 है। ठीक है, कितने गुणसूत्र है? समजात गुणसूत्र कितने? 23 है। समजात मतलब एक जैसे, कितने हैं? तो 23 है। अब देखो प्याज में कितने युग्म है? 8 युग्म है, क्योंकि 16 गुणसूत्र, तो जोड़े कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। केंद्रक प्रारूप के अध्ययन से आनुवांशिक रोगों का कारण। अब देखो जनरली हम देखते हैं कि जो किन्नर होते हैं, जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं,
उनके जो दिक्कत होती है वो कहाँ पर होती है, वो केंद्रक प्रारूप में होती है। अब थोड़ी सी और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो केंद्रक प्रारूप का मतलब क्या होता है, केंद्रक प्रारूप, ठीक है, इसका मतलब होता है गुणसूत्रों से, मतलब होता है गुणसूत्रों से, ठीक है। अगर कोई भी रोग का हमें अध्ययन करना है, देखो केंद्रक प्रारूप के अध्ययन से हम आनुवांशिक रोगों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कई कई बार जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। उसका क्या रीजन है, किस कारण से हो जाते हैं, तो देखो ये एक आनुवांशिक बीमारी इनके अंदर होती है। तो ये क्यों होती है, देखो आनुवांशिक बीमारी का अध्ययन कहाँ करते हैं, केंद्रक प्रारूप में करते हैं। तो केंद्रक प्रारूप की सहायता से आनुवांशिक रोगों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, तो ये क्यों होता है, ये 21वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। कैसे हो जाता है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। अब देखो याद कैसे करेंगे, डाउन सिंड्रोम के अंदर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 21 को देखो 2 + 1 3, तो देखो डाउन के अंदर देखो ये क्या है 3। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या हो जाता है, 21वें गुणसूत्र के अंदर कमी के कारण से या पुनरावृत्ति के कारण से क्या हो जाता है, अपना डाउन सिंड्रोम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रक प्रारूप का मतलब किससे हो गया, गुणसूत्रों के जोड़े से। जब गुणसूत्रों के जोड़े के अंदर कोई ना कोई समस्या होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी वहां पर होती है। और बीमारी कैसी हो सकती है, वो लिंग सहलग्न बीमारियां हो सकती है। जैसे कुछ जैसे बच्चे जैसे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म के 6 माह बाद में उनकी डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो आवाज़ होती है जब वो रोते हैं तो वो बिल्ली के समान उनकी आवाज़ आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ल्यूकेमिया, जो कैंसर की बीमारी होती है, उससे वो पीड़ित होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो किसी न किसी गुणसूत्र के अंदर समस्या के कारण से वो होते हैं। अब जो लिंग संलग्न है बीमारियां जो होती है, जिसकी जैसे हम बात करें, जो हमारे किन्नर वगैरह होते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा कौन कौन से गुणसूत्र के अंदर कमी के कारण से होता है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर पूरी जो है अपने टॉपिक के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब केंद्रक प्रारूप के बाद में हम बढ़ते हैं लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। देखो इसके बारे में अपने इससे पहले अभी पढ़ चुके हैं। मैंने क्या बताया आपको कि टोटल कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, कितने जोड़े, 23 जोड़े, ठीक है। 44 + XX या फिर 44 + XY हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये 44 जो है अपने क्या है, ये है अलिंग गुणसूत्र, जो कि लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं कि कौन सा इस पीढ़ी में जाना है, कौन सा अगली पीढ़ी में जाना है, कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो माता होती है वो होती है हाइट में अच्छी, लेकिन जो पिता होते हैं वो हाइट में कम होते हैं। तो अब कौन सा गुण जो है अगली पीढ़ी के अंदर जाएगा, ये निर्धारण कौन करता है, ये हमारे अलिंग गुणसूत्र है वो निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब देखो अलिंग गुणसूत्र कितने हैं, 44 है, और लिंग गुणसूत्र कितने हैं, 2 है। अब पेयर के अंदर बात करें अगर हम जोड़े के अंदर, तो 22 क्या हो जाएंगे अलिंग गुणसूत्र, और एक जोड़ा क्या हो जाएगा लिंग गुणसूत्र अपना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र यही है। देखो मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र है, एक लिंग गुणसूत्र है और एक अलिंग गुणसूत्र होता है। एक केंद्रक प्रारूप के 2 गुणसूत्रों को छोड़कर, भाई देखो क्या आया है, केंद्रक प्रारूप के 2 गुणसूत्र, 2 कौन से, जो XX है या फिर XY है, उन दोनों को छोड़ दो। उसके अलावा जितने 44 बच रहे वो सारे के सारे अपने क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अलिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे अलिंग गुणसूत्र। स्पष्टीकरण, देखो जो लिंग का निर्धारण करे कि संतान पुरुष होगी या मादा, वे लिंग गुणसूत्र, ठीक है, वे तो क्या होते हैं लिंग गुणसूत्र। जो कायिक या दैहिक लक्षण को नियंत्रित करे, देखो कायिक या दैहिक लक्षण का मतलब क्या होगा, देखो दैहिक मतलब जो शरीर से संबंधित, कि जो संतान है वो गोरी होगी, काली होगी, हाइट में अच्छी होगी या कम होगी। अब दैहिक के अलावा कायिक का मतलब क्या होता है, कायिक का मतलब जनरली कई बच्चे होते हैं जिनकी जन्म से ही एंटीबायोटिक कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो क्या हो जाएगा कायिक, ठीक है। और शरीर से संबंधित जो हमें बाहर दिखाई नहीं देती, अंदर जो भी चेंजेज होते हैं वो किस कारण से होते हैं, वो हमारे होते हैं अलिंग गुणसूत्र के कारण। अलिंग गुणसूत्र के कारण अपने क्या होते हैं,
वो निर्धारित होते हैं। देखो आगे नीचे क्या दिया गया है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र वे एक युग्म लिंग गुणसूत्र होता है। ये मैं आपको यहाँ पर इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब देखो अब क्या है, जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, टॉपिक बिल्कुल समझ में आता जाएगा और ये शब्दों के मतलब भी अपने को समझ में आने लग जाएंगे, और क्लास एंड होगी तब तक ऐसा लगेगा कि जो सब्जेक्ट जो है आपको साइंस ही लेना चाहिए था। ठीक है, देखो अब देखो जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप क्या है, धीरे धीरे जो शब्द है ना वो और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। अब देखो जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप, किसी भी लक्षण विशेष के लिए जीनों का प्रतीकात्मक निरूपण है। अब देखो क्या होता है कि जो मेंडल ने अध्ययन किया था वो लंबाई मतलब लंबेपन व बौनेपन। ठीक है, और जो बीज के ऊपर एक अध्ययन किया था, बीज के ऊपर, बीज जो होंगे गोल होंगे या बीज जो होंगे वो हो जाएंगे अपने झुर्रीदार या फिर इस तरीके से जो है दो लक्षणों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो देखो जीन प्रारूप क्या है, किसी भी लक्षण विशेष के लिए उपस्थित जीनों का प्रतीकात्मक निरूपण। अभी देखो लंबाई को किससे निरूपित किया जा रहा है, टी से, मतलब टी जो है वो क्या है, प्रतीकात्मक निरूपण है। ठीक है, जीन का प्रतीकात्मक, देखो जीन क्या है, जीन है जो हाइट अपने को देगा, वो तो अपना जीन हो जाएगा, और उसका प्रतिरूप मतलब कि उसको जिस रूप में हम दर्शा रहे हैं वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं। देखो जीन प्रारूप कहते हैं उसको। देखो जैसे मटर की लंबाई के लिए टी और टी, टी और स्मॉल टी दोनों ही स्मॉल टी। ठीक है, अब बीज की आकृति के लिए देखो आर क्यों लिया, राउंड के लिए, और टी क्यों लिया, टेल के लिए, मतलब लंबाई के लिए, आर आर। ठीक है, इसके बीच जीन प्रारूप व जीन लक्षण प्रारूप। देखो इसका मतलब समझाता हूं मैं। देखो मेंडल ने एक प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो एक लक्षण के ऊपर किया था, तो उसको एक संकरण बोला जाता है। दूसरा किया था वो द्विसंकरण के ऊपर आधारित था, क्योंकि इसके अंदर दो गुणों का एक साथ में अध्ययन किया था, तो जो मेंडल का नियम है वो द्विसंकरण पर आधारित है। अभी देखो यहां पर लंबाई और बीज की आकृति दोनों साथ में है, इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है, ये द्विसंकरण की बात कर रहा है, जिसके अंदर उसने दो गुणों का एक साथ में अध्ययन किया था। ठीक है, अब देखो गुण कौन कौन से थे, एक तो था लंबेपन का, मतलब लंबाई का। ठीक है, ठीक है, एक लंबाई का, और दूसरा जो था आकृति का। ठीक है, अब देखो लंबाई के अंदर क्या हो सकता है, जो लंबा पौधा हो सकता है, एक तो हाइट में लंबा होगा उसको टी से दर्शाया जाएगा, और जो हाइट में लंबा नहीं होगा मतलब बोना होगा उसको स्मॉल टी से दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब आकृति के आधार पर देखो, आकृति में बीज जो थे सामान्यतः गोल होते, तो उसको आर से दर्शाया, और एक बीज जो है वो गोल नहीं थे, उनको किससे दर्शाया गया, उनको झुर्रीदार जैसे होते हैं उनको स्मॉल आर से दर्शाया गया। ठीक है, मतलब दो प्रारूप लिए थे, एक गोल वाला और एक जो है बिल्कुल गोल नहीं था, अलग शेप का था, उसको इसने किससे दर्शाया, स्मॉल आर से उसने दर्शाया। ठीक है, अब देखो दो गुणों के बीज लिए, उनके बीच में आपस में क्या करवाया, संकरण करवाया, तो फल स्वरूप जो संतति उत्पन्न हुई वो कुछ संततियां ऐसी थी जो लंबे पादप थे, कुछ संततियां ऐसी थी जिसमें बिल्कुल ही स्मॉल मतलब छोटे पादप थे। ठीक है, अब देखो ये देखो टी और टी दोनों टी है, इसके मतलब इसके अंदर जो पौधे हमें मिले थे, अगली संतति जो मिली थी वो कैसी मिली थी, वो हमें लंबी मिली थी। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर है कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब कि जो संतति मिली थी 50% जो मिली थी वो लंबी थी, और 50% जो मिली थी वो हाइट के अंदर कम थी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो प्रभावित गुण कौन सा है, प्रभावित गुण
तो कैपिटल टी वाला, इसका मतलब पौधा कैसा था, लंबा था। उसके बाद में देखो दोनों ही स्मॉल टी है, दोनों ही स्मॉल टी है, इसका मतलब इस बार पौधा कैसा हुआ होगा, इस बार पौधा था वो बोना था, ठीक है, कैसा था, बोना था, इसलिए टी और टी। फिलहाल इस प्रयोग को समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि यहां पर टी क्यों लिया गया है, यहां पर दोनों स्मॉल टी क्यों लिए और यहां पर एक स्मॉल एक कैपिटल क्यों लिया, ठीक है। उसका रीजन ये बता रहा है कि इसके अंदर जो दोनों के संकरण के फल स्वरूप क्या मिला, पौधे मिले लंबे। इसके अंदर दोनों के संकरण के फल स्वरूप क्या मिला, पौधा मिला बोना, ठीक है। और इसमें क्या मिला, पौधा मिला लंबा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रभावित जो गुण था वो क्या था, लंबेपन का गुण था। मतलब कि ये जो टी और टी है, जब इससे नेक्स्ट संतान प्राप्त की जाएगी तो उसके अंदर लंबेपन का गुण जो है उसके अंदर अगली पीढ़ी में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब जैसे इसके साथ में जैसे ये टी और टी है, ठीक है, इस पौधे से अगली संतति जब प्राप्त की जाएगी तो इससे जो है हमेशा ही बोना पौधा प्राप्त होगा, कभी भी अच्छी हाइट के अंदर पौधा जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको यही समझना है कि टी और आर का मतलब क्या है। फिर उसके बाद में देखो दोनों ही आर है, इसका मतलब जो बीज जो हमें प्राप्त हुए वो कैसे, गोल बीज प्राप्त हुए। ये जो है इससे बीज कैसे प्राप्त हुए, इस बार गोल बीज नहीं प्राप्त हुए, इस बार झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार बीज जो है यहाँ पर प्राप्त हुए। और यहां पर देखो एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इसका मतलब बीज कैसे प्राप्त हुए, लंबे, ठीक है, कैसे प्राप्त हुए, लंबे। अब देखो ये क्या, इसके जीन प्रारूप है। प्रारूप का मतलब क्या होता है कि जैसे ग्राफ होता है उसको क्या कहते हैं, ग्राफ का प्रारूप है, प्रारूप है मतलब उसका निरूपण है, दिखाने का तरीका है। तो दिखाने का तरीका कैसे, जीन प्रारूप। जीन अपने को पता है जो अगली संतति के अंदर लक्षणों को लेकर जाता है। जीन प्रारूप मतलब उन लक्षणों को दर्शाने का जो तरीका है वो अपना जीन प्रारूप है। वो कैसे दर्शाते हैं, तो वो प्रतीकात्मक रूप में हम यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो स्पष्टीकरण, किसी भी पौधे या प्राणी के संभव हो सकने वाले लक्षण को लक्षण प्रारूप कहते हैं। मतलब जैसे पेरेंट्स में जैसे जो माता है और एक पिता है, पिता हाइट में लंबे हैं, माता हाइट में कम है, तो अब क्या संभव हो सकता है, देखो जब तो संकरण के फल स्वरूप टी और टी मतलब कि अगली संतति जो है वो लंबी भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है। मतलब कि जो संभावनाएं हैं उसको क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं, ठीक है। फिलहाल अपने को शब्द समझने हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। प्रयोग जो है मेंडल के वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखो जन्मजात और अजन्मजात लक्षण, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वे जन्मजात लक्षण। जैसे माता पिता के लंबे होने पर संतान का लंबा दिखना, माता पिता की आंखों का रंग नीला होने पर संतान की आंखें भी नीली दिखना, ठीक है। जन्मजात का मतलब क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं गुण, उन गुणों को बोलते हैं जन्मजात गुण बोलते हैं, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जन्मजात गुण कहलाते हैं। जैसे माता पिता के लंबे होने पर संतान का लंबा दिखना, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके विपरीत वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते। तो एक आपने जो है साइंस के अंदर या फिर कहीं भी जनरल नॉलेज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया था। तो चूहे की पूंछ जो है वो 30 पीढ़ियों तक लगातार काट दी गई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगली जो संतान उत्पन्न हुई वो बिना पूंछ वाले चूहे उत्पन्न हुए। मतलब वो क्या नहीं थी, वो हमारी जन्मजात गुण के अंदर नहीं थी, वो अजन्मजात गुण थे। क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं वो चूहों के क्या होते हैं, पूंछ होती है, लेकिन 30 पीढ़ियों तक उनकी पूंछें काटी गई, लेकिन फिर भी नेक्स्ट पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन जब भी जन्म लेती हमेशा पूंछ के साथ ही जन्म लेती। मतलब वो क्या थे, पूंछ का काटना क्या था, वो अजन्मजात गुण था। मतलब कि अजन्मजात जो वातावरण से ग्रहण किया जाता है वो अपना क्या होता है, वो अपना अजन्मजात गुण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का कलर बहुत ज्यादा डार्क है, लेकिन किसी क्रीम वगैरह के कारण से उसका कलर जो है उसने फेयर कर भी लिया, तो नेक्स्ट संतान जो उत्पन्न होगी ना वो उस ग्रहण किए गए अजन्मजात गुण के आधार पर नहीं होगी, वो किसके आधार पर होगी, वो जन्मजात गुण के अंदर जो कलर होगा वही कलर उसको नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो वे लक्षण जो वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते, वो होते हैं अपने क्या, अजन्मजात लक्षण। देखो माता पिता के गुजराती होते हुए भी
होते हुए पुत्र के सामने हिंदी बोलने पर पुत्र का हिंदी सीखना अजन्मजात लक्षण है। क्या है? अजन्मजात लक्षण है। मतलब क्या है, माता पिता क्या है, गुजराती है, और उसके सामने हमेशा ही वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जन्म माता पिता गुजराती थे तो बच्चा भी जो है गुजराती पैदा होगा, नहीं। बच्चा जो है, बच्चे के सामने जो भाषा उसके सामने बोली जाएगी वही भाषा वो वापस जो है सीखेगा और वही भाषा बोलेगा। तो जो गुजराती बोलना है, वो गुजराती होना क्या है, वो अजन्मजात गुण है। मतलब कि जो हिंदी बोलने लगता है बच्चा, ये है अजन्मजात गुण। ठीक है। अब देखो, पिता के लंगड़े होने पर पुत्र में लंगड़ापन न पाया जाना क्या है, अजन्मजात गुण है। ठीक है। उसके बाद में देखो, पिता के पहलवान होने पर पुत्र का दुबला दिखना। तो पहलवान होना क्या है, एक बाहर से ग्रहण की गई एक शरीर की प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे मान लो कोई बिल्कुल पतला आदमी है, उसने जिम वगैरह जाकर क्या बन गया, पहलवान बन गया, तो आने वाले संतान जो होगी वो पहलवान हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक अजन्मजात गुण है। अब देखो इंपॉर्टेंट कहां पर है, इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है। देखो, दांत्र कोशिकाएं अरक्तता, हीमोफीलिया, मंगोलिज्म आदि क्या है, जन्मजात लक्षणों के उदाहरण है। देखो ये क्या होते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है, एक हीमोफीलिया है, एक मंगोलिज्म है। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, देखो ये गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र उन गुणसूत्रों के अंदर कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है, जिनके फल स्वरूप ये बीमारियां हो जाती है। ठीक है। और ये बच्चे के अंदर शुरू से ही पाए जाते हैं, और ये शुरू से पाए जाते हैं मतलब ये क्या हो जाएंगे, वो अगले पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है। अब ये हीमोफीलिया एक क्या है, ये अनुवांशिक अनुवांशिक रोग है। ठीक है। हीमोफीलिया अपना क्या है, अनुवांशिक रोग है। और ये देखो, जन्मजात लक्षणों का मतलब कि डायरेक्ट पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। हीमोफीलिया है, अनुवांशिक लक्षण है, अनुवांशिक रोग है, इसका मतलब क्या है, जन्मजात लक्षणों के कारण ही होता है। तो फिर हीमोफीलिया क्या हो जाएगा, एक जन्मजात लक्षणों का उदाहरण है। मंगोलिज्म क्या है, मंगोलिज्म देखो बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा कमजोर टाइप से होता है, बिल्कुल कमजोर होता है, शरीर के अंदर दिखने में कमजोर होता है, दिमाग से भी थोड़ा सा वीक होता है। वो कैसा होता है, जन्म से ही होता है, इसका मतलब वो जन्मजात उसका गुण है। अब देखो, एक दांत्र कोशिका अरक्तता। ठीक है। मतलब रक्त के अंदर, इसके अंदर कोई कमी पाई जाती है, जैसे ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है वो सही तरीके से नहीं होती, जिसके कारण से ये रोग हो जाता है। अब अपने को क्या करना है, बस इनको याद करना है कि जन्मजात रोग कौन कौन से है, तो हीमोफीलिया है, मंगोलिज्म है और दांत्र कोशिकाएं। जनरली कई बार बोला जाता है ना कि ये जो है मानसिक रूप से जो है कमजोर है, मानसिक रूप से जो जन्म से कमजोर है, मतलब वो मंगोलिज्म का शिकार वो हो चुका है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब क्या आता है, अब हमारा आता है युग्म विकल्पी। क्या है, युग्म विकल्पी। देखो युग्म विकल्पी, देखो युग्म का मतलब का अपने को पता है, पेयर होता है, मतलब जोड़े से संबंधित इसके अंदर कुछ ना कुछ बात यहां पर आने वाली है। देखो प्रत्येक गुण को नियंत्रित करना दो युग्म होते हैं, मतलब प्रत्येक गुण को नियंत्रित करने वाले दो युग्म होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है। 44 के अंदर 22 जोड़े होते हैं, और प्रत्येक जोड़ा किसी न किसी लक्षण को निर्धारित करता है, किसी न किसी गुण को जो है निर्धारित करता है, जिसमें एक प्रभावी है वो एक अप्रभावी। अब देखो, प्रभावी अप्रभावी शब्द मैं आपके सामने बोल चुका हूं। देख, जैसे मैंने आपको बताया टी और टी, टी और टी, और ये टी और टी। ठीक है। अब देखो इसमें प्रभावी गुण क्या है, दोनों ही लंबे हैं, इसमें लंबेपन का गुण प्रभावी है। इसमें दोनों ही छोटे हैं, तो इसमें बौनेपन का जो गुण है वो प्रभावी है। अब इसके अंदर देखो, एक कैपिटल और एक स्मॉल, हमेशा कैपिटल वाला प्रभावी होता है। प्रभावी गुण क्या हो जाएगा, टी जो है वो प्रभावी गुण हो जाएगा। अब अप्रभावी, इसमें अप्रभावी कुछ भी नहीं है, दोनों ही प्रभावी है। इसमें अप्रभावी है, जो हाइट के अंदर बौनापन जो है वो क्या है, वो अप्रभावी गुण है। ठीक है। तो देखो, प्रत्येक गुण को नियंत्रित करने वाले दो युग्म होते हैं, जिसमें से एक प्रभावी और एक अप्रभावी। जो प्रभावी होगा वो अगली पीढ़ी के अंदर चला जाएगा, और अप्रभावी होता है वो हमेशा ही दब जाता है। ठीक है। तो प्रभावी इसके अंदर क्या है, कैपिटल टी है। तो अब नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर जब इसके साथ में संकरण करवाया जाएगा,
तो इसके अंदर लंबेपन का गुण पाया जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस कि जो प्रभावी गुण कौन सा है, हाइट का है, कैपिटल क्या है, टी है, इसका मतलब, और कैपिटल टी का मतलब क्या हो जाएगा, वो लंबेपन का गुण जो है वो प्रभावित गुण हो जाएगा। अर्थात मान लीजिए एक पौधा, एक लंबा पौधा है जिसमें एक पौधा उत्पन्न होता है, तो उसके लंबे होने के दो विकल्प हैं, प्रथम पौधे का लंबा होना व द्वितीय पौधे का बोनापन। जो भी विकास में प्रभावी होगा उस गुण का पौधा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रथम पौधा, इसमें दो पौधे लिए, एक पौधा तो है लंबा, ठीक है, और एक पौधा है बोना। ठीक है, जब इसके अंदर संकरण होगा तो टी और स्मॉल टी दोनों बनेगा। मतलब कि अब जो क्वालिटी है इसके अंदर वो लंबेपन की भी है और बोनेपन की भी है, लेकिन प्रभावित गुण कौन सा है, प्रभावित गुण कैपिटल टी है। तो अगले पीढ़ी के अंदर जो पौधा जन्म लेगा वो कैसा जन्म लेगा, वो लंबा पौधा जो है वो यहाँ पर जन्म लेगा। तो युग्म विकल्पी का मतलब यही हो गया कि प्रत्येक गुण को निर्धारित करने के लिए एक युग्म होता है, एक जोड़ा होता है, और अगली पीढ़ी में वही गुण की पुनरावृत्ति होती है जो गुणसूत्र प्रभावित होता है, जो युग्म जो है प्रभावित होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि दोनों पौधे ही बोने हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, टी और टी। मतलब अब अगली पीढ़ी के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, 100% जो पौधा जन्म लेगा वो पौधा कैसा जन्म लेगा, वो लेगा बोना। ठीक है, बोना। ठीक है, अब देखो 8 नंबर जो है सम युग्मनज। ठीक है, सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी। अब देखो शब्द क्या है, युग्म का मतलब हम समझ चुके हैं। अब देखो विषम मतलब अलग अलग युग्म और सम युग्म मतलब समान युग्म। अब देखो युग्म कौन से हैं अपने साइंस के अंदर, तो देखो यही युग्म होते हैं, टी टी, ये टी टी, ठीक है, आर स्मॉल आर, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो समान है तो ये सम युग्मनजी, ये भी समान है सम युग्मनजी। ठीक है, ये समान नहीं है, देखो एक यहां पर राउंड शेप है और एक झुर्रीदार है, मतलब दोनों जहां पर कंट्रोवर्सी है, दोनों टाइप के, एक प्रभावी और अप्रभावी जब दोनों साथ में होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विषम युग्मनजी। ठीक है, अब देखो इसमें टी स्मॉल और टी कैपिटल और टी स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, विषम युग्मनजी। ठीक है, जब सेम अल्फाबेट्स होते हैं तो सम युग्मनजी, यहां पर भी सम युग्मनजी, यहां पर क्या हो जाएगा, अलग अलग अल्फाबेट है विषम, यहां पर भी क्या हो जाएगा, विषम युग्मनजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक पौधे के लंबेपन का टी टी व बोनेपन का स्मॉल टी से दिखाया जाता है जब दोनों विपर्यासी मतलब लंबे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो टी टी ये वाला एक कैपिटल टी एक स्मॉल एक कैपिटल और एक दोनों ही कैपिटल टी लक्षण प्राप्त होते हैं। तो टी टी मतलब कि देखो दोनों ही स्मॉल या फिर दोनों ही कैपिटल वाले क्या होते हैं, सम युग्मनजी होते हैं। सम मतलब समान, तो दोनों समान है तो सम युग्मनजी, और दोनों ही अलग अलग दो मतलब विषम युग्मनजी कहलाते हैं। उसके बाद में देखो संकरण व संकर। ठीक है, अब देखो जब दो विपर्यासी लक्षण, दो विपर्यासी मतलब अलग अलग प्रकार के दो पौधे, मतलब एक मटर का पौधा, ठीक है, ये एक मटर का पौधा है, ठीक है, और एक ये मटर का पौधा है, ठीक है, एक छोटा और एक लंबा, मतलब अलग अलग गुण वाले लेकिन समान। ऐसे नहीं कि एक मटर का ले लिया एक नीम का ले लिया, नहीं, सेम पौधे जब होंगे तो दो विपर्यासी लक्षणों का समयुग्मनजी जनक वाले जीवों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है, तो उससे प्राप्त संतति जीवों को संकर तथा इससे इस क्रिया को संकरण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है देखो, मध्य क्रॉस या निषेचन की क्रिया जो होती है उसको बोलते हैं संकर, तथा इस पूरी प्रक्रिया को संकरण बोलते हैं। मतलब कि जो गुणों का जो ट्रांसफर करवाया जाता है, जब क्रॉस करवाया जाता है, उस क्रॉस करवाने को क्या बोलते हैं, उसको संकरण बोलते हैं, और ये पूरा जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में चले जाएंगे वो प्रभावी हो जाएंगे, और वे लक्षण जो अगली पीढ़ी के अंदर नहीं जाते वो अप्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा केस स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सिटी, एक परिवार था, ठीक है,
एक परिवार के अंदर 120 लोग थे, ठीक है। इस 120 लोगों में से 91 लोग जो थे वो प्रोफेसर, ठीक है। कुछ जो थे उसमें कुलपति थे, ठीक है। ये समझ लो टोटल मिला के ये 120 हो गया, टोटल मिला के ये 29 हो गया, ठीक है। तो देखो सारे के सारे लोग जो है प्रोफेसर और कुलपति है। ये जो एक अध्ययन किया गया था, एक केस स्टडी लंदन के अंदर की गई थी कि कुछ जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कुछ प्रोफेसर है, कुछ कुलपति है, लेकिन इनकी जब संतानें उत्पन्न हुई तो उसके अंदर कुछ जो थे वो लुटेरे थे, ठीक है, और कुछ जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो जब सारी की सारी संतति अच्छी एजुकेटेड थी तो ये जो कुछ बच्चों का जन्म हुआ वो लुटेरे बच्चों का जन्म क्यों हुआ? उसका रीजन देखो क्या होता है कि जो ये परिवार था इसकी जो मेन जो दंपति थी, ठीक है, इनके अंदर इनकी जो संतानें हुई उसके अंदर प्रभावी गुण कौन सा था कि अच्छे एजुकेटेड बच्चों वाला गुण प्रभावी था, ठीक है, और अप्रभावी गुण थे वो दब गए थे और इनके अंदर नहीं आए। जब इनकी संतान उत्पन्न हुई तो प्रभावित जो गुण था, अच्छे एजुकेशन वाला जो गुण था वो गुण दब गया, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली पीढ़ियों के अंदर लुटेरे रहे होंगे, उन लुटेरों का गुण जो अप्रभावित था वो इस पीढ़ी के अंदर प्रभावित हो गया और फलस्वरूप कुछ जो है लोग अच्छे पैदा हो गए और कुछ लोग जो है यहाँ पर इस पीढ़ी के अंदर बुरे पैदा हो गए, ठीक है। तो ये रीजन होता है। जैसे जनरली कई बार आपने देखा होगा कि एक दंपति है, ठीक है, दोनों ही लंबे, लेकिन जो संतान पैदा होती है वो संतान जो होती है वो बौनी पैदा हो जाती है। अब ये बौना पैदा कैसा हो गया? जब दोनों ही पेरेंट्स दोनों ही लंबे हैं। उसका रीजन ये है कि इन पेरेंट्स की पीछे पीढ़ियों के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा जोड़ा रहा होगा जिनकी हाइट कम थी, जो कि अगली पीढ़ी में प्रभावी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी के अंदर वो गुण जो है प्रभावित हो जाता है, और जो गुण प्रभावित हो जाता है वो प्रभावित लक्षण कहलाता है, और जो गुण प्रभावित नहीं होता वो गुण अप्रभावित लक्षण कहलाता है। इसी कारण से कई बार जो बच्चे होते हैं वो कहीं 3-4 पीढ़ी पहले वाला गुण उनके अंदर प्रभावित हो जाता है और उनको क्या बोलते हैं? प्रभावित गुण बोलते हैं। अब देखो एक संकर संकरण, ठीक है, एक जोड़ी गुण को जब कोई भी अध्ययन एक गुण के ऊपर किया जाता है तो उसको एक संकरण, और जब अध्ययन 2 गुण के आधारित किया जाता है तो उसको द्विसंकरण बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे। मेंडल ने कितने प्रयोग किए थे? एक संकरण और एक था द्विसंकरण, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या लिया, एक तो पौधों की आकृति ले ली और एक लंबेपन का गुण ले लिया, तो 2 गुण ले लिए। इसका मतलब इसके अंदर द्विसंकरण का गुण था। और एक संकरण का मतलब जब एक गुण के ऊपर अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। तो देखो एक जोड़ी गुण को ध्यान में रख कर किया गया संकरण एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे देखो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण मतलब अलग अलग लक्षण, अलग अलग लेकिन पौधे समान, पौधे की ऊंचाई व ऊंचाई के 2 विकल्प का अध्ययन किया गया। तो देखो प्रश्न यहां से अब बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि प्रश्न आ जाएगा एक संकर संकरण, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? एक गुण का अध्ययन किया जाता है, और एक गुण कौन सा एक गुण का अध्ययन किया था? वो किया था हाइट का, ठीक है, हाइट का अध्ययन किया था, ठीक है, हाइट का अध्ययन किया था। और विपर्यासी गुण लेने मतलब एक पौधा लंबा लेना है, एक पौधा बौना लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसका लक्षण प्रारूप अपने को याद रखना है कि एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप 3:1 था। क्या था? 3:1 लक्षण प्रारूप था। क्या याद करना है? लक्षण प्रारूप 3:1। एक संकर संकरण में एक गुण का अध्ययन किया जाता है, और वो एक गुण कौन सा था? वो लंबाई को लेकर उसका एक गुण था, ठीक है। उसके बाद में देखो द्विसंकरण, द्विसंकर संकरण 2 जोड़ी लक्षण या गुण को ध्यान में रख कर करवाया गया संकरण। मतलब 2 जोड़ी लक्षण, लक्षण कौन सा था? देखो एक तो आकृति को लेकर था, आकृति गोल को आर से दर्शाया,
और झुर्रीदार को स्मॉल आर से दर्शाया, और एक था हाइट। ठीक है, तो हाइट लंबेपन को कैपिटल टी से और बोनेपन को स्मॉल टी से दर्शाया। अब याद क्या रखना है, ठीक है, देखो आकृति को लेकर नहीं, यहां पर लंबाई व रंग को लेकर क्या है, लंबाई और रंग को लेकर जो किया गया था। ठीक है, लंबाई व रंग, और इसमें किसको लेकर किया गया था, इसमें खाली लंबाई को। ठीक है, इनको लेकर जो है अध्ययन किया गया था। अब देखो इसमें याद क्या रखना है, इसका लक्षण प्रारूप कितना है। देखो एक संकर, संकरण में लक्षण प्रारूप क्या है, ये है 3:1। ठीक है, अब देखो द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप कितना है, तो ये है 9:3:3:1। ये चीज जो है अपने को ये एकदम कंफर्म तरीके से याद रखनी पड़ेगी, सीधा पूछा जाएगा द्विसंकरण संकरण के अंदर लक्षण प्रारूप है वो क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है अपना यहाँ पर बनता है। अब देखो इसके बाद में मेंडल के आनुवंशिकता के लक्षण स्टार्ट होंगे, और थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मेंडल के नियम है, और मेंडल के 3 नियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और कुछ पार्ट और रहता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, थैंक यू।